रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में दागी जा रही मिसाइलें तो आप रोज न्यूज में देख ही रहे होंगे, लेकिन इस युद्ध के क्षेत्र से एक और अदृश्य मिसाइल आम भारतीयों की तरफ भी आ रही है और यह है महंगाई की मिसाइल। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब पेट्रोल और डीजल पर दिखने लगा है। करीब 137 दिन बाद तेल की कीमतों में जोरदार उछाल दिख रहा है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई और चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। करीब 4 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ। मंगलवार के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे, मुंबई में 85 पैसे बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल सबसे सस्ता यानी 84 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 52 पैसे मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 114 रुपए 80 पैसे और डीजल 97 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और ये जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। देश में बढ़ती महंगाई के बहाने विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का असली चेहरा ही यही है। विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव के समय कीमत घटा देती है और जब चुनाव नतीजे आते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस दौरान कच्चे तेल में काफी तेजी आई, लेकिन पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। और रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से आ रही इस महंगाई की मिसाइल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों करीब 4 महीनों बाद पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बढ़ने लगे हैं और क्या आगे भी आपकी जेब बढ़ती कीमतों की आग में झुलसेगी। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। यहाँ के युद्ध क्षेत्र से महंगाई की अदृश्य मिसाइल भारत पर अब धावा बोलने लगी है और इसकी चपेट में आम आदमी आने लगा है। करीब 137 दिन बाद देश में पेट्रोल डीजल के दाम में मंगलवार को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई और ये सिलसिला बुधवार को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ जारी रहा। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम अचानक इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो इसकी वजह है कच्चा तेल। पिछले 4 महीनों में ब्रेंट क्रूड 81.6 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 118.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यानी कि इन 4 महीनों में ब्रेंट क्रूड का दाम 45% बढ़ा है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। तो इसका सीधा असर हम पर दिखना तय था। और कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह बना रूस और यूक्रेन युद्ध। दरअसल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में रूस की भागीदारी 10% है, वहीं यूरोप की 1/3 से भी ज्यादा नेचुरल गैस डिमांड को रूस पूरा करता है। यही नहीं, यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। ऐसे में जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई और प्रतिबंधों के डर के चलते कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला। वैसे तो भारत रूस से सीधे तौर पर ज्यादा तेल आयात नहीं करता। 2021 में भारत ने सिर्फ 1% कच्चा तेल रूस से लिया था, लेकिन क्योंकि घरेलू ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर होती हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसका असर देश में पेट्रोल डीजल पर नजर आता है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने में 4 अहम फैक्टर काम करते हैं। भारत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से ब्रेंट क्रूड आयात करता है। फिर कच्चे तेल को प्रोसेस करके इसे अलग अलग फ्यूल और गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस केंद्र सरकार तय करती है। बेस प्राइस के बाद प्रोसेसिंग, फ्राइट चार्ज और डीलर कमीशन जुड़ता है और आखिर में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट जुड़कर फाइनल प्राइस बनता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे भी बढ़ोतरी की संभावना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों को मार्केटिंग मार्जिन बनाए रखने के लिए दाम बढ़ाने ही होंगे। कच्चे तेल में $1 प्रति बैरल बढ़ोतरी पर ईंधन के दाम में कम से कम 52 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जब क्रूड का दाम करीब $37 तक बढ़ गया है, इसकी वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के दाम 19 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ सकते हैं। यानी कि पेट्रोल की कीमतों में लगी आग अभी जेब को और जलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है तो रोजमर्रा की दूसरी चीजों के दाम भी बढ़े हैं। खाने पीने की चीजों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी दिख रही है। मार्च महीने में आखिर किन किन सेक्टर्स की कंपनियों के दाम बढ़े हैं और क्या है इनकी अहम वजह, मेरे साथ इस वक्त वरुण जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे। वरुण, खाने पीने के सामानों में इजाफा हुआ है, वजह क्या है? देखिए, मार्च का महीना कंज्यूमर के जेब पे काफ़ी भारी पड़ा है क्योंकि काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें जो है उनके दाम बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, कमोडिटी के जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते एफएमसीजी कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन इसका सीधा असर कंज्यूमर पे पड़ा है। दूध के दाम देख लीजिए, अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपये के आसपास बढ़ा दिए हैं। इनफैक्ट नेस्ले ने तो अपने दूध के जो दाम है उसको 75 रुपीज़ प्रति लीटर से बढ़ा के 78 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास कर दिया है। इन्होंने तो मैगी के भी दाम बढ़ा दिए हैं। 10 से 16% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो मैगी के दाम में की गई है। सिर्फ यही नहीं, नमकीन के भी अगर आप दाम देखेंगे तो 20 से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास बढ़े हैं। एडिबल ऑयल के दाम अगर आप देखेंगे तो 4 से 8 रुपये प्रति किलो के आसपास बढ़े हैं। तो अक्रॉस अगर आप एफएमसीजी देखेंगे तो खाने पीने की चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, इसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम। अब देखिए, पिछले 2 दिनों में पेट्रोल के दाम जो है, डीजल के दाम जो है उसमें 1.6 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। बल्क डीजल के दाम जो है उसमें करीब 25 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सीएनजी कंपनीज है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। एलपीजी के दाम बढ़े हैं। तो सही सी बात है, इसका सीधा असर जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ा है। और इसके लिए आपने देखा है कि पिछले 1 महीने में खाने पीने की चीज़ें जो है उनके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर जो है वो आपके जेब पे पड़ने वाला है। बिल्कुल वरुण, कमोडिटीज के भी दाम बढ़े हैं, सीमेंट स्टील महंगा हुआ है, यहां क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बढ़ते कमोडिटी के दाम जो है उसका असर सिर्फ खाने पीने की चीज़ों नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट पे भी देखने मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टील कंपनियों ने भी अपने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसी कंपनी जो है उन्होंने 1250 से 1500 रुपये प्रति टन के आसपास अपने जो स्टील के दाम है उनको बढ़ा दिया है। हिंडाल्को को अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के जो उत्पादक है उसके दाम में 7% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है। सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो खासकर दक्षिण भारत में देखिए, प्रति 50 किलो की जो बोरी होती है उसमें 15 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पेपर देखिए, रियल एस्टेट देखिए, तमाम सेक्टर्स जो है, तमाम कंपनियां जो है उन्होंने कमोडिटी के जो बढ़ते दाम है उसके चलते अपने अपने दाम जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब चर्चा करते हैं इस पर विस्तार से। और चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी आर.एस. पांडे सर। पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो एग्जैक्टली जो आपने संभावनाएं जाहिर की थी कि बहुत ज़्यादा स्पेस सरकार के पास नहीं है और बहुत जल्द फैसला लेना होगा दाम बढ़ने की और कदम उठाने के लिए, फैसला हो चुका है और सर लगातार दूसरे दिन दाम बढ़े हैं। लेकिन ये ट्रेजेक्टरी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है सर? अभी क्या और बढ़ेंगे, रुक रुक कर बढ़ेंगे या लगातार बढ़ेंगे? दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। यदि एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स के रेट्स में कमी नहीं की गई तो दाम बढ़ाना अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रूड के दाम आपने बताया 40 से 45% बढ़ चुके हैं। इधर नवंबर में जब से प्राइस लास्ट रिवाइज हुआ था तब से बढ़ गए हैं और उसके बाद ये वार का भी डेवलपमेंट हो गया। ये बदकिस्मती है पूरी दुनिया के लिए कि जब कोरोना से हम उभर रहे थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी दुनिया में पिकअप हो रही थी, तो एक क्लाइमेट चेंज के लिए ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। तो एक नेचुरल प्रोसेस था ग्रोथ का और ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी का, वो 95-96 के पास आया था। तब तक ये वार आ गया और वार में चूँकि रसिया मेजर प्लेयर है वायर सेक्टर में, उस पर सैंक्शन लगाने की बात चल पड़ी थी, तो दाम इसके काफ़ी बढ़ गए। और इधर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। $139 तक गया था, फिर नीचे आ गया। कभी लगता है कि युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो दाम कम हो जाते हैं, लगता है कि युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा तो बढ़ जाते हैं। फिर सैंक्शंस की बात होती है, बिना सैंक्शंस के रूस से कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा इसकी बात होती है। तो इससे काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। अभी कल से फिर बढ़ोतरी हो गई, 118 पे पहुंच गया। तो इतना जब दाम बढ़ा है
और रिवीजन नहीं हुआ नवंबर फर्स्ट वीक से तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही। अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं दाम। आपने बताया बल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 8-10% है टोटल का, लेकिन फिर भी उस पर 25 लीटर की बढ़ोतरी हो गई। बाकी गैस LPG में रिटेल लेवल पर भी 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अभी 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है धीरे धीरे। एकाएक करने से एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा ही। कुछ रूस से आपका अनुमान क्या है सर, प्राइस पे मिल रहा आपका अनुमान क्या है, कहाँ तक? जैसे थोक विक्रेताओं के लिए, जैसा आपने भी कहा, थोक विक्रेताओं के लिए 25 रुपए की बढ़ोतरी, तो अब इसी तरह से 80-80 पैसे करके कब तक ये लेवल पर आ पाएंगे? अब देखिए, ये 15 से 20 रुपये तो बढ़ाना लाजमी है। अभी का जो रेट चल रहा है इस हिसाब से अब 15 से 20 रुपये में करीब 1.60 तो हो ही गया। अब ये धीरे धीरे बढ़े या एक बार में बढ़े, कभी ज़्यादा भी बढ़ सकता है, कभी कम भी बढ़ सकता है। अभी कुछ अनसर्टेनिटी कैसे अनफोल्ड करेगी, इसके स्वरूप क्या होगा, ये अभी अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो ऐसे तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही। एक उपाय है, चूँकि बढ़ाने से इन्फ्लेशन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी जितना बढ़ गया है इससे भी इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो और भी इन्फ्लेशन जाएगा, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना समाज की, सरकार की मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी, या राज्य सरकार ने जैसे 4 महीना वही बात आपसे सर पूछ रहा था कि आपने जैसा बताया कि 15 से 20 रुपए के आसपास तक तो बढ़ोतरी करनी ही होगी, जो मौजूदा परिस्थितियां दिख रही हैं और जो बैकलॉग पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे में जो महंगाई का जो बोझ पड़ेगा, और आरबीआई गवर्नर ने भी इस ओर इशारा किया है कि 8 अप्रैल को जो पॉलिसी आ रही है, हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस होगा नहीं, तो ऐसे में सरकार के पास सिर्फ एक्साइज ड्यूटी कम करना ही एक विकल्प है, या दूसरे भी कोई विकल्प है सर? देखिए, इससे ज़्यादा लेवल पर गया था 2008 में। उन दिनों मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी था जी सर। और अचानक जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके चलते $147 पर बैरल हो गया था, और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर भी केवल रिटेल उपभोक्ताओं को 4 या 5 रुपए की बढ़ोतरी पर लीटर की गई। और कैसे किया गया, कुछ भार सरकार ने वहन किया, कुछ भार ऑयल कंपनियों ने वहन किया, कुछ स्टेट्स को दिया गया, और कुछ भार कंज्यूमर्स पर भी लगाया गया। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब मिलजुल के इसका इफेक्ट बांट लिया लोगों ने, और उस तरह से मैनेज किया गया। अभी भी यदि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है, और एक्साइज का लेवल आज जितना है उतना तो पहले कभी नहीं रहा। पिछले 6-7 सालों में एक्साइज ड्यूटी पर जो कलेक्शन भारत सरकार का हुआ है वो 1 लाख करोड़ से कम था, और अभी 3.25-3.5 लाख करोड़ है। तो आमदनी तो बढ़ी है इस सेक्टर से। अब सरकार के सामने ये समस्या है, तो हो सकता है कम करना पड़ेगा, तो फिर खर्चा भी कम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 40 लाख करोड़ का बजट है, जो बहुत एक राशि है। भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्यों की छोड़ दीजिए। तो अब कहाँ कम करेंगे आमदनी और कहाँ कम करेंगे खर्चा, ये सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन महंगाई तो कंट्रोल करेगी ही। अभी आरबीआई की जो आपने बात कही, देखिए आरबीआई का क्या रुख होता है। तो मिलजुल के स्पेस तो है, कठिनाई का दौर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमने पहले भी किया था, जब भारत सरकार का बजट कम हुआ करता था। 2008 से आजकल काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है इतने सालों में, तो अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं महंगाई को। आम उपभोक्ता पर आपने जो कहा कि बांटना पड़ेगा, आम उपभोक्ता पर जो उसके पार्ट पर जो महंगाई की मार आएगी, तो वो तो आम उपभोक्ता तो चलिए झेलेगा ही। सरकार की बात भी हमने कर ली। अब रही पेट्रोलियम कंपनियों की बात या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात, ये जो मौजूदा ट्रेजेक्टरी जिस ओर जारी है, क्या सर उनकी जो अंडर रिकवरी रही है, वो जो गैप, एक बड़ा गैप है, वो भी पाटना होगा, फिर थोड़ा सा शेयर उन पर भी डालना होगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा, उन पर जो भार आएगा उसका मैकेनिज्म क्या हो? एक तो ये कठिन हालात हैं, तो उसमें उनकी जो मार्जिन्स है उसमें कुछ कमी की जा सकती है। जब दाम बढ़ते हैं इस तरह से,
तो उनका जो स्टॉक्स है, इन्वेंट्रीज है, उसका भी वैल्यूएशन बढ़ जाता है, उसमें भी कुछ स्पेस है। कुछ कंपनियों को ये रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है, इसकी बहुत राहत, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ राहत है। ईरान से अगर तेल मिल जाए तो उसमें भी कुछ राहत होगी। तो कंपनियों का इकोनॉमिक्स जो है उसको भी ख्याल में रख के कंपनियां, अभी तो थ्योरेटिकली तो हम यही कहते हैं कि दाम सरकार को इससे लेना देना नहीं है, कंपनियां ही बढ़ाती हैं, फ्री हैं। लेकिन कहाँ फ्री हैं? अगर फ्री होती तो 4 महीने से तो रोज़ दाम कुछ बढ़ते कुछ घटते, लेकिन 4 महीने से ये फ्री नहीं है, ये फ्रीज है। तो कहीं ना कहीं सरकार का हाथ तो है ही, इनविजिबल हैंड या विजिबल हैंड, सब जानते हैं। सरकार को पूरे देश को संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इनकी बातचीत तो होती ही होगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपने कहा कि कंपनियां कितना वहन कर सकती हैं, तो मैंने कुछ देखा कि कुछ इनके पास स्पेस है। और पिछली बार क्या किया गया था, उनका ही लोन लिया गया था और कहा गया था कि बाद में आपको धीरे धीरे लौटा देंगे, जो अभी भी लौटाने की प्रक्रिया कुछ चल रही है। एक तरह से जो भारत सरकार कर्ज लेती है वो एक तरह का कर्ज ही है। लेकिन आजकल दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट का जो डेट लेवल है वो भी बड़ा हाई है। अब उसमें कितनी बढ़ोतरी सरकार करेगी, अब ये सब मिला जुला के एक व्यू लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हर तरफ ये जितने स्टेक होल्डर हैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सब पर बोझ वहन कर सकते हैं। कुछ कंज्यूमर भी सहेगा, कुछ कंपनियां भी सहेंगी, कुछ राज्य सरकारें सहेंगी, कुछ केंद्र सरकार सहेगी और इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाएगा। बिल्कुल सर। और जैसा दुनिया में जो ट्रेंड है, हाँ, और जैसा आपने कहा भी 2008 के बाद जो लीमन ब्रदर्स के बाद जो संकट आया था, उसके बाद जो वाकई में 147 तक दाम हो गए थे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा वहन करके आपने जो बताया कि आप लोगों ने जो मैकेनिज्म बनाया, संभवतः वही उसी मैकेनिज्म की रिप्लिका अगर इस वक्त इंप्लीमेंट कर दी जाए तो एक रास्ता निकाला जा सकता है, बजाय किसी एक सेक्टर पर, एक स्टेक होल्डर पर, एक किसी पिलर पर जो है वो सारा बोझ डालकर सब जगह अगर बांट दिया जाए तो बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला और 360 डिग्री एनालिसिस किया इस संकट का और आगे की राह का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। सोशल मीडिया पर जोमैटो छाया हुआ है। जब से कंपनी ने 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का ऐलान किया है, उसकी खूब धुलाई हो रही है। लोगों का कहना है कि 10 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में डिलीवरी बॉय की जान खतरे में आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिलीवरी बॉय पर बेवजह का प्रेशर देना सही है? इस दबाव में वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा 10 मिनट में डिलीवरी का ये जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जोमैटो ही नहीं, दूसरे भी जो इस तरह के एप्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनमें ये जो क्विक कॉमर्स का चलन चल पड़ा है, ये कितना प्रैक्टिकल है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का एक ऑफर इन दिनों काफी विवादों में है। कंपनी ने 10 मिनट में फूड डिलीवरी की स्कीम निकाली है, जिसे जोमैटो इंस्टा का नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फूड ऑर्डर करते ही 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी। कंपनी का मानना है कि जोमैटो का 30 मिनट की डिलीवरी का औसत समय बहुत धीमा है। ये जल्द ही चलन से बाहर हो जाएगा। अगर हम इसे नहीं बदलते हैं तो कोई और ये काम करेगा। इस सर्विस को जोमैटो अगले महीने से शुरू करने जा रहा है। जोमैटो को लगा था कि उसकी ये सर्विस लोगों को बहुत पसंद आएगी और इससे कंपनी के शेयर प्राइस भी काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने कंपनी को कुछ ही घंटों में सफाई देने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर जोमैटो की इस नई सर्विस की जमकर आलोचना हो रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस नई स्कीम के तहत कंपनी अपने डिलीवरी बॉयज की जान खतरे में डाल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर खाना 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो किसी की जान तो खतरे में नहीं पड़ेगी। आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 10 मिनट पहले तय करता है कि आज उसे क्या खाना है। अगर 10 मिनट के अंदर खाना पहुंच भी जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। जिस देश में ट्रैफिक जैम की वजह से लोग समय पर दफ्तर और अपने काम पर नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पाती, लोगों को घंटों जैम में संघर्ष करना पड़ता है, वहां 10 मिनट में फूड डिलीवरी का वादा करना किसी मजाक से कम नहीं। दिल्ली में वाहनों की औसतन स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, बंगलुरु में 18 और कोलकाता में 17। वहीं मुंबई में वाहनों की औसतन स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए,
जब इन शहरों में वाहनों की स्पीड इतनी कम है तो 10 मिनट में फूड ऑर्डर की डिलीवरी कैसे हो सकती है? अभी डिलीवरी की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन कंपनी का अगर दबाव रहा और डिलीवरी बॉयज टारगेट पूरा करने के चक्कर में बदहवास होकर गाड़ी चलाने लगे तो दुर्घटना होने की आशंका भी बढ़ सकती है। हालांकि आम लोगों की नाराजगी के बाद जोमैटो की तरफ से इस पर सफाई दी गई है और उसने कहा है कि उसकी एक्सप्रेस डिलीवरी चुनिंदा इलाकों में केवल पॉपुलर आइटम्स के लिए ही होगी। लेट डिलीवरी के लिए राइडर पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। समय पर डिलीवरी के लिए उन्हें कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि जब कंपनी को यही सब करना है जो पहले से चला आ रहा है, तो फिर वो 10 मिनट में फूड डिलीवरी का दावा क्यों कर रही है? यहाँ बात सिर्फ जोमैटो की नहीं है। कई ऐसे डिलीवरी ऐप हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे ऐप क्विक कॉमर्स के इस चलन के जाने माने नाम हैं। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंस्टेंट डिलीवरी मार्केट की इस बेकाबू दुनिया के जिन खतरों की बात कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में भले ही कोरोना के मामलों में तेजी दिख रही हो, लेकिन देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन की अगर बात करें तो देश में 1778 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर अब 23,000 के करीब रह गई है। देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जारी तमाम प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क पहनना अब भी जरूरी होगा। पिछले 2 साल से कोविड प्रतिबंध जारी थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीएम एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इन नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। और अब बात हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस ने घटिया नमक का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर उनके पास से हजारों किलो घटिया नमक बरामद किया है। बताया गया है कि इस नमक को खाने से लोगों की सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुंबई पुलिस ने इस गोरख धंधे से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा हटाया तो कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई। सफेद नमक का काला कारोबार। मुंबई पुलिस के छापे में फूटा भांडा। बड़ी कंपनियों के पैकेट में मिला नकली नमक। मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़ का बड़ा खुलासा। यह है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का वर्सोवा इलाका, जहां जिंदगी के लिए सबसे जरूरी नमक के नाम पर हो रहे बड़े गोरख धंधे की कलई खुली तो बड़े बड़े हक्के बक्के रह गए। एक खबर मिलने के बाद मुंबई की आर्थिक शाखा और वर्सोवा पुलिस ने मिलकर जब इस ठिकाने पर छापेमारी की तो गोदाम में बंद 87 बोरियां मिली और जब इन बोरियों का मुंह खुला तो इसमें गंदी मटमैली दिखने वाली कोई रवादार चीज दिखी। जब जांच हुई तो पता चला ये नमक है, लेकिन वो नमक जो सेहत के मानकों और सरकार की तय की गई कसौटियों पर कहीं खरा नहीं उतरता। हालांकि इन बोरियों के पास अलग से रखे गए नमक के कुछ ऐसे पैकेट्स भी मिले जो वैसे ही चमकदार दिखे जैसा हर कोई अच्छी और विश्वसनीय कंपनियों का नमक खरीदने के बाद पाता है। मुंबई पुलिस का शिकंजा कसा तो भेद खुलते देर नहीं लगी। मौके पर पुलिस को नमक बेचने वाली नामचीन कंपनियों के पैकेट्स भी बड़ी मात्रा में मिले। इससे साफ हो गया कि घटिया नमक को जमा करने वाले इसे साफ कर बड़ी कंपनियों के पैकेट्स में भरकर बेचने का कारोबार करते थे, यानी नमक का गोरख धंधा। मुंबई पुलिस के मुताबिक मौके से उन्हें 4,345 किलो घटिया नमक मिला, जिन्हें 87 बोरियों में भरकर रखा गया था। बाजार में इसकी कीमत करीब 1,04,280 रुपए बताई गई। जाहिर है मुनाफे के लिए बड़ी कंपनियों के पैकेट्स में घटिया नमक बेचने वाले कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एक्ट 1957 का उल्लंघन कर रहे थे। घेगा रोग की रोकथाम और थायराइड से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर रोक लगा रखी है। गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पलने वाले शिशु की सेहत को भी ध्यान में रखकर आयोडीन वाला नमक जरूरी किया गया था, लेकिन मुनाफाखोरों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपको खुद और परिवार को सेहतमंद रखना है तो घटिया और बढ़िया नमक का फर्क आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए एक आलू को काटकर उस पर नमक डालिए
और उसे करीब 1 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद उस पर 2 बूंद नींबू का रस डालिए। आलू के जिस हिस्से पर नमक रखा था, अगर उसका रंग नीला हो जाए तो समझ लीजिए ये मिलावटी नमक है, और अगर रंग नहीं बदले तो ये असली नमक है। यानी आपकी सेहत की हिफाजत के लिए असली और नकली नमक का फर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। यशक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे रूस और यूक्रेन का अपडेट। साथ ही बताएंगे क्यों खतरे में आई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी। देखते रहिए इंडिया 360। Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. Takes your breath away. And the awards too. Hello Auto Car of the Year. Hello XUV 700. कुछ नया ट्राई करने का मजा तो अलग है। नया एमआरएफ वेपर के वॉल पेंट्स ट्राई कीजिए, खुश रहिए। कॉल नाउ 9940399407 99407 एमआरएफ वेपर के पेंट्स। Krishna Defence and Allied Industries Limited launches its IPO on NSE Emerge in the price band of ₹37 to ₹39 per equity share. IPO opens on 25th March and closes on 29th March. IPO lead managed by Hem Securities Limited. सोनम वॉल क्लॉक्स, दीवारों की धड़कन। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचें। अब दिन की शुरुआत असम की चाय और गुजरात के चेवड़ों से होगी। घर की खीर में कश्मीर के जाफरान की नुमाइश होगी। अब अपने यहाँ भी खुशियाँ आगरे के पेठे से मनाई जाएंगी और इस बार की गर्मियाँ हरियाणा की ठंडाई से मिटाई जाएंगी, क्योंकि इजी मॉल ऐप पे हम लाए हैं हिंदुस्तान की लजीज रीजनल स्पेशलिटीज। डाउनलोड करिए इजी मॉल ऐप और मंगाइए देश के हर प्रदेश के अनोखे जायके सिर्फ एक क्लिक में। आज से उत्तराखंड में धामी सरकार बन गई है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड बना दिया है। इस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहे। आपके जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। माननीय प्रमोद सावंत जी पहुंच चुके, आपके भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तालियों से स्वागत करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद धामी सीधे मंच पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और आशीर्वाद लिया। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, ईश्वर की शपथ लेता हूं। इनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, मैं रेखा आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा और चंदन राम शामिल हैं।
प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयसि से सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयसि से तथा। शपथ ग्रहण के बाद सीएम धामी ने उत्तराखंड को देश का बेहतरीन राज्य बनाने का वादा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचते ही पूरा मैदान योगी योगी के नारे से गूंज उठा। सत्तर सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद 47 सीट जीतकर कांग्रेस को जोर का झटका दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना होगा कि धामी हाईकमान के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया करवाए। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक क्राइम वाली जगह को 24 घंटे कैमरे से निगरानी में रखा जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों को, हिंसा करने वालों के लोगों को जो माफी नहीं देनी है। हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर जारी कर दिया है। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए लोग रिश्वत मांगने या लेने की ऑडियो या वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री लोगों से अपील भी करते नजर आए कि इस नंबर पर सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत ही करें। सीएम की एंटी करप्शन एक्शन लाइन के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखेगी। इन शिकायतों को तुरंत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा और इस एंटी करप्शन नंबर की डेली रिपोर्ट सीएम को भेजी जाएगी। आज भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की दमदार शुरुआत हुई। निफ्टी ने 17,350 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। बैंक निफ्टी ने भी 36,600 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, लेकिन बाद में बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। हालांकि मुनाफा वसूली के बावजूद क्लोजिंग बुरी नहीं कही जाएगी। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर 17,200 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स भी 300 अंक लुढ़ककर 57,690 के पास बंद हुआ। आज बाजार पर ऑटो, बैंक, फाइनेंस शेयरों का दबाव बनाने का काम किया। जी तो मिडवीक सेशन के दिन बाजारों में आज हमें ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट ही देखने को मिली। कहीं ना कहीं एक रिवर्सल्स की जो उम्मीद थी फर्स्ट हाफ के बाद वो आज नहीं हो पाई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह का गेनर्स थे उसमें हिंडाल्को टॉप गेनर निकल कर आया। डॉक्टर रेड्डीज, डिविज लैब, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। पर दूसरी तरफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव रहा, जिस वजह से पूरा का पूरा बाजार में हमें लार्जली गिरावट देखने को मिली, उसमें HDFC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक,
भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे स्टॉक शुमार थे। गेनर्स में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 16% की दमदार तेजी यहाँ पर हुई। साथ ही सुवेन फार्मा, IFB इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे भी 8 से 11% की तेजी रही। गिरने वाले शेयरों में लक्ष्मी मशीन वर्क्स टॉप लूजर रहा और साथ ही अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर समेत यहाँ पर दबाव आज हमें देखने को मिला। मेटल स्पेस में सेल, जिंदाल स्टील, साथ ही हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। फार्मा स्पेस भी पीछे नहीं था, तो डिविज लैब और जितने भी फ्रंटलाइन काउंटर्स थे उसमें तेजी थी, पर साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा जो है यहाँ पर टॉप गेनर निकल कर आया। ऑटो स्पेस की बात करें तो बजाज ऑटो, M&M, हीरो मोटो ये तमाम स्टॉक्स पर आज 1 से 1.5% की गिरावट थी। बैंकिंग स्टॉक्स भी लूज आउट करते हुए दिखे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2 से 2.5% गिरता हुआ दिखा। अंत में जी के हिट कॉल्स को देखेंगे तो ग्रेफाइट इंडिया, कुणाल जी ने आपको रेकमेंड किया था। साथ ही इंडियन होटल्स पर सिद्धार्थ सिद्धानी साहब की जो राय है वो आज काफ़ी अच्छी रही और पूरा का पूरा होटल स्पेस आज शानदार रुझान में रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिड वीक सेशन काफ़ी चौपी था आज के सत्र में, पर देखना होगा कि कल यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से बाजार जो है ट्रेड करते हुए दिखते हैं। चलिए जरा फटाफट से यूएस मार्केट्स का हाल ले लेते हैं, वहां पर किस तरह के कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। शुरुआती तौर पर जरा फटाफट से देखिए तो लाल निशान में फिलहाल अमेरिकी बाजार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 34,562 के स्तर पर डाउ जोन्स लगभग 0.25% की गिरावट के साथ 244 अंक टूटा हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक पर भी अगर आप नजर डालें तो 77 अंकों की गिरावट के साथ 14,031 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार करता हुआ। S&P का भी कमोवेश यही हाल, लाल निशान में अमेरिकी बाजारों की हुई है शुरुआत। और मार्केट में एक्शन पर चर्चा के लिए और आगे किस तरह की चाल रहेगी, इस पर बातचीत के लिए सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही, कल एक्सपायरी है, अब क्या उम्मीद रखें सर? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए बाजार हम जैसे कल इंटरनेशनल रात के काफी पॉजिटिव थे, उसकी तरफ में अच्छी शुरुआत हुई, बट बाय एंड ऑफ द डे हम गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि जो बंद हुए बाजार वो उतने नीचे नहीं बंद हुए, नीचे से भी थोड़ी रिकवरी देखी गई। तो आजकल बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ही है, मतलब जैसा खुलते हैं बाजार उसके विपरीत ही बंद हो रहे हैं। जैसे कल हमने देखा बाजार कमजोर खुले थे और बंद होते होते काफी तेज हो गए, वैसे आज उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है, सुबह तेज खुले और उसके बाद घट गए। अब मुझे लगता है जिस तरह की तेजी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है बाजार में, आज भी हमने देखा बाजार में गिरावट के बावजूद मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया। तो मुझे लगता है कल एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी वापस रहेगी, बट आज के यूएस मार्केट्स को सुबह देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई कॉल होगा। बट आई एम होपफुल कि द मार्केट वुड बी गुड टुमारो, दे शुड बी पॉजिटिव टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए और कल का तैयारी कराने के लिए हमारे दर्शकों की आपका बहुत बहुत शुक्रिया।